हेलो बच्चों, तो ये आपका साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है प्लांट रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 5 के लिए है ये बुक। तो देखो, इसमें हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। यहाँ शुरू में ही कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो पहले क्वेश्चंस ही देख ली। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखियो क्या है। मैंगो फ्रूट्स हैज़, जो मैंगो का फ्रूट्स होता है उसमें कितने सीड्स होते हैं? 1 सीड और मैनी सीड्स। तो वही मैंगो आप सभी ने खाया है, उसमें सिर्फ एक ही बीज होता है। ए पोमेग्रेनेट हैज़ 1 सीड एंड मैनी सीड। जो अनार है उसमें कितने सीड्स होते हैं? भाई उसके अंदर बहुत सारे बीज निकलते हैं, तो मैनी सीड्स आ जाएगा। फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड और सीडलिंग। जो फ्रूट्स है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली सीडलिंग। द प्रोसेस बाय विच ए प्लांट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली जर्मिनेशन ही कहते हैं। ठीक है, देखिए, प्लांट प्ले एन असेंशियल रोल इन मेंटेनिंग ए बैलेंस इन नेचर। आल लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो नेचर को बैलेंस करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर को बैलेंस करने में। क्लियर है? आगे लिखा है आल लिविंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल। तो नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, अब वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं नेचर पर डिपेंड करती है, अब वो चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। ठीक है, तो हम भी नेचर पर ही डिपेंड है, अपने फूड के लिए, अपने क्लॉथ्स के लिए, बाकी छोटी छोटी सारी चीज़ों के लिए। क्लियर है? इसी तरह से एनिमल वगैरह सब लोग नेचर पर डिपेंड करते हैं। Much of our food, clothing material, medicine, etc. are obtained from plants. तो जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खाना हो गया, कपड़े हो गए, है ना, मेडिसिन वगैरह, तो सारी चीज़ें हमारी कहाँ से आती है? प्लांट से आती हैं। Despite the rate at which we consume plant product, plants will never cease to exist on earth because plant reproduce. तो हम देखो कितनी सारी चीज़ें हैं जो नेचर से लेते हैं, लेकिन फिर भी नेचर में ना प्लांट्स ख़त्म नहीं होते। अब क्यों ख़त्म नहीं होते? इसका रीज़न है क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को, वो अपना वंश बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस टू गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, सो वी हैव कंस्टेंट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस फॉर आवर कंजप्शन। लेट अस एक्सप्लोर हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस। तो देखो, हमें कभी भी कमी नहीं होती है। जो प्लांट्स खुद को रिप्रोड्यूस करते रहते हैं, तो हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कभी भी हमें कम नहीं होती, उनकी सप्लाई हमें कांस्टेंट मिलती रहती है। ठीक है, तो चलो अब इस बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है वो रिप्रोड्यूस किस तरह से करते हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। Just the way that humans start their lives as infants, grow into adults and then became old, the life of plant began with a small seed which grow into an adult plant, reproduce and finally dies. तो यहाँ लिखा हुआ है कि जिस तरह से ह्यूमंस यानी कि इंसान स्टार्ट देयर लाइफ्स, अपनी जो जर्नी है लाइफ्स की, वो स्टार्ट करते हैं इन्फेंट्स, एक शिशु के रूप में, एक न्यू बॉर्न्स के रूप में अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो एक छोटा न्यू बॉर्न बेबी होते हैं ना, ग्रो इनटू अडल्ट्स एंड देन बिकेम ओल्ड। फिर उसके बाद क्या होता है? हम बड़े होते हैं, जवान होते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं और एक दिन फिर मर भी जाते हैं। द लाइफ ऑफ प्लांट बिगेन विद ए स्मॉल सीड। इसी तरह से पेड़ों में भी लाइफ शुरू होती है विद ए स्मॉल सीड, एक छोटे से बीज के रूप में। फिर वो ग्रो होता है और एक बड़ा मेच्योर पेड़ बनता है। रिप्रोड्यूस एंड फाइनली डाइज, और उसके बाद क्या होता है? वो रिप्रोड्यूस करता है, यानी अपने जैसे और प्लांट्स बनता है और उसके बाद मर जाता है। दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस दैट हैपन रिपीटेडली। तो ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, रिपीट होती रहती है। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड बट सम रिप्रोड्यूस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम, लीफ etc. तो देखो, ज़्यादातर प्लांट जो है वो बीजों से ही पैदा होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो अदर पार्ट्स, जो पेड़ के अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इनसे भी नए पौधे बनते हैं। सम प्लांट्स आल्सो ग्रो फ्रॉम टीनी सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। और जो कुछ पौधे हैं वो छोटे छोटे से टीनी सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? स्पोर्स। ठीक है, बीजाणु। चलो आगे चलते हैं। ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, तो जड़ों से नए पौधे उगाना। तो देखो भाई, जड़ों से कैसे पौधे उगते हैं? इन मैनी प्लांट स्पाइसेस न्यू प्लांट्स अराइज फ्रॉम द रूट, कि बहुत सारे जो स्पाइसेस हैं और जो न्यू प्लांट्स हैं वो कहाँ से उगते हैं? रूट से।
फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, पियर हो गया, कैरेट, ब्लैकबेरी एंड स्वीट पोटैटो प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स है वो रूट से उगाए जाते हैं। कैन बी ग्रो बाय प्लांटिंग रूट कटिंग ऑफ दीज प्लांट्स इन सॉइल। तो इनकी जो रूट्स है उनको कटिंग करके भी मिट्टी में उगाया जाता है। ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम। अब जो तने से पौधे उगते हैं उनको देखो अंडरग्राउंड स्टेम, इसके टाइप्स होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। दीज आर द मॉडिफाइड प्लांट स्टेम ऑफ सर्टेन प्लांट दैट ग्रो बिलो द सरफेस ऑफ द सॉइल। अब जैसे देखो पोटैटो हो गया, जिंजर, टर्मरिक, ईटीसी, ये सब कहाँ उगते हैं? धरती के नीचे, यानी अंडरग्राउंड स्टेम हो गया, क्योंकि वो जो आलू है वो एक तना है ना, रूट्स उसके नीचे होती है। और जैसे अनियन हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सारे क्या है? स्टेम है, और इनको क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। यू मे हैव सीन स्मॉल शूट emerging from potato which has been stored for many days in the kitchen। तो इनमें जो छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? शूट। ठीक है, और आपने कई बार देखा होगा जैसे आपके किचन में आलू रखे रहते हैं तो उनमें छोटी छोटी सी कलियां निकलने लगती हैं। ऑब्जर्व ए पोटैटो केयरफुली, इट हैज सेवरल स्मॉल पिट ऑन इनसाइड ऑफ सरफेस। तो आलू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें छोटे छोटे से गड्ढे दिखेंगे आपको। These are known as the eyes of potato, और इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? पोटैटो की आईज। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज आईज और बर्ड। और जो नया पौधा जो उगता है ना आलू से, वो इन्हीं गड्ढों में से उगता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो दिया हुआ है ग्रो पोटैटो इन द सॉइल। तो अब क्या करना है? पोटैटो को हमें सॉइल में उगाना है। यू विल नीड पोटैटो विद मैनी आईज ऑन देम, सॉइल, वाटर, नाइफ एंड मेथड अलग है। तो आपको क्या चाहिए? पोटैटो उगाने के लिए आपको चाहिए आलू, और आलू कैसा चाहिए? जिसमें मैनी आइज, जिसमें बहुत सारे गड्ढे गड्ढे हों छोटे छोटे से। मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए एंड एक चाकू चाहिए। अब देखो मेथड क्या है इसका? यूज ए नाइफ टू स्लाइस द पोटैटो इन सच ए वे दैट ईच पीस हैज अबाउट 3 आइज। तो आपको नाइफ से कट करना है आलू को, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पार्ट कट हो उस पर कम से कम 3 आइज, उसके ऊपर 3 गड्ढे जरूर हों। यूज एन एम्प्टी एग कर्टन टू कीप द पोटैटो पीसेज अपराइट इन द सन फॉर ए कपल ऑफ डेज। आप एक दिन के लिए जो अंडे की जो ट्रे होती है उसके ऊपर आलू को सनलाइट में रख सकते हैं। वंस द आइज स्प्राउट एंड द शूट्स स्टार्ट टू ग्रो, दे आर रेडी टू बी प्लांटेड इन द सॉइल। जब उसके ऊपर स्प्राउट्स आने लग जाएं, शूट स्टार्ट हो जाए, तो वो ग्रो करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लूजन द सॉइल एंड प्लांट स्प्राउटेड पोटैटो पीस विद आइज एट ए डीप ऑफ 4 इंच। फिर आपको मिट्टी में 4 इंच नीच गड्ढे में उनको गाड़ना है। वाटर द पोटैटो स्प्रिंगली, द पोटैटो विल बी रेडी इन 7 से 8 वीक। और देखो आपको जो वाटर उनके ऊपर स्प्रिंगली छिड़कना है। 7 से 8 वीक में आपका आलू का जो पौधा है वो तैयार हो जाता है। सून एज द फ्लावर्स, और जल्द ही उसमें फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देखना। आगे देखिए, द ऑनियन इज ए बल्ब एंड अंडरग्राउंड स्टेम विथ फ्लैशी लीव। एन ऑनियन व्हेन प्लांटेड इन द सोयल गिव्स राइज टू ए न्यू ऑनियन प्लांट। तो जब अनियन बल्ब, यानी कि जो अनियन का होता है नीचे का जो लीव्स, जो अनियन हम खाते हैं ना काट के, वो वाला पार्ट। ठीक है, एंड अंडरग्राउंड स्टेम विथ फ्लैशी लीव, तो हमें उसको नीचे अंडरग्राउंड लगाना होता है। उसके बाद प्लांट ग्रो करता है मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद अनियन का प्लांट्स ऊपर की तरफ आता है। स्टेम कटिंग, इफ द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स आर कट एंड प्लांटेड इन द सॉयल दे डेवलप रूट्स एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका स्टेम कट करके अगर आप उनको मिट्टी में लगाते हो तो वो कुछ ही दिनों में उनमें से रूट निकलने लगती है और एक नया प्लांट बन के रेडी हो जाता है। दीज आर कॉल्ड स्टेम कटिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टेम कटिंग्स। हिबिस्कस, शुगर केन, रोज एंड कॉलियस कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग। तो ये कुछ पौधे हैं जो स्टेम कटिंग के द्वारा उगाए जाते हैं, जैसे हिबिस्कस, शुगर केन, रोज एंड कॉलियस। ठीक है, तो ये किसके द्वारा उगाए जाते हैं? स्टेम कट करके। प्लांट्स सच एज स्ट्रॉबेरी आर कॉल्ड रनर्स। जो स्ट्रॉबेरीज होते हैं उनको रनर्स बोला जाता है बिकॉज दे हैव लॉन्ग स्टेम विच रन अलोंग द ग्राउंड। तो उनकी जो रूट्स होती हैं
सॉरी दे हैव लॉन्ग स्टेम, उनके जो तने होते हैं वो लंबे होते हैं जो ग्राउंड के साथ चलते हैं। When the stem touch the ground, it develop roots and produce a new plant। जब उनकी स्टेम होती है जो ग्राउंड को टच करती है तो एक नया पौधा उगता है। आगे है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स। अब देखो पत्तियों से भी नया प्लांट्स उगता है। ब्रायोफिलम इज ए लीफी प्लांट, जो ब्रायोफिलम नाम का जो पौधा है वो लीफी प्लांट्स है। विद थिक एंड फ्लैशी लीव्स, तो इसकी जो लीफ है वो कैसी होती हैं, फ्लैशी लीव होती हैं, ठीक है, मोटी मोटी और गूदेदार लीव्स होती हैं। दीज लीव्स हैव बर्ड्स अलोंग देयर एजेस, तो इनके किनारों पर छोटी छोटी कलियां निकली होती हैं। When a leaf drop onto the moist soil surface, each bud in the margin can grow into a new plant। तो जब भी ये पत्ती टूट के ज़मीन पे गिरती है, जब नम मिट्टी के संपर्क में आती है तो ये जो कलियाँ होती है छोटी छोटी, इनसे पत्तियाँ निकलने लगती हैं, ठीक है, और एक नया पौधा जन्म लेता है। बेगोनिया ऑल्सो रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स, जो बेगोनिया नाम का जो पौधा है वो भी पत्तियों से ही उगता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए डिड यू नो में क्या दिया हुआ है। कालांचोई हैज़ बीन निकनेम एज द मैटरनिटी प्लांट और मदर ऑफ थाउजेंड्स बिकॉज ए न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाय सिंपली प्लेसिंग ए लीफ इन द सॉइल। तो कालांचोई नाम का जो एक पौधा है जो इसका निकनेम है उसको मैटरनिटी प्लांट और हजारों की मदर ऑफ थाउजेंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि सिंपली प्लेसिंग ए लीफ इन द सॉइल, कि इसकी एक पत्ती भी अगर मिट्टी में गिर जाए तो वो बहुत सारे पौधों को जन्म देती है। ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, हम देखो छोटे छोटे बीजों से पौधों का उगना। स्पोर्स मतलब होते हैं छोटे बीज, बीजाणु जिनको बोलते हैं। प्लांट्स सच एज फर्न एंड मास, तो जो ये प्लांट्स है फर्न एंड मास ग्रो विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स। तो ये जो पौधे हैं ये स्पोर्स के द्वारा उगते हैं। लाइक सीड स्पोर्स कैन आल्सो सर्वाइव हार्श वेदर कंडीशन एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स। तो ये जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि हार्श वेदर है ना, हार्श वेदर मतलब विपरीत परिस्थितियाँ जो बीज को उगने के अनुकूल नहीं होती उनको बोलते हैं हार्श वेदर, ठीक है। तो उस कंडीशन में भी ये जो स्पोर्स होते हैं ये सर्वाइव कर जाते हैं। आगे देखिए ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। अब देखो बीजों से नए प्लांट्स का उगना। मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड, सीड्स आर यूजुअली फाउंड इनसाइड फ्रूट्स। तो ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो बीजों से ही उगते हैं और बीज कहाँ होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, और ये जो बीज होते हैं डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो व्हेन सीड्स फॉल ऑन द सॉइल एंड जर्मिनेट। तो प्लांट्स कब उगते हैं, जब बीज जमीन में गिरता है, ठीक है। आगे चलो, आगे दिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। अब हमें सीड का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टेक ए हैंडफुल ऑफ बीन सीड एंड ऑब्जर्व देम। आपको एक मुट्ठी बीज लेने हैं, बीन्स लेने हैं और उनको देखो। दे आर हार्ड एंड ड्राई, तो वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं और ड्राई होते हैं। ऑब्जर्व देम अगेन आफ्टर सोकिंग देम ओवरनाइट इन वाटर। फिर आपको क्या करना है, उन बीजों को पूरी रात वाटर में सोक करना है, भिगो देना है पानी में, और उसके बाद उन्हें फिर से देखो। द सीड वुड हैव एब्जॉर्बेड वाटर एंड बिकेम सॉफ्ट एंड स्वेलन। तो वो क्या करते हैं, बीज जो है वो पानी को सोख लेते हैं और क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। You can see a thick outer covering called the seed coat which protect the seed from harsh weather condition, injury and entry of germs। तो बीज के ऊपर जो ये जो पार्ट्स होता है, जो लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं, सीड कोट, ठीक है। ये जो पार्ट है ना ये पूरा इसको बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। अब ये सीड कोट क्या करता है, ये बचाता है हार्श वेदर कंडीशन, इंजरी और एंट्री ऑफ जर्म्स की, ये जो यहाँ तक पहुँचने में जो भी बाहरी कंडीशंस होती है उनको बचाता है। ऑन वन साइड ऑफ द सीड इज ए स्कार कॉल्ड हीलियम विच शोज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द सीड टू द फ्रूट्स। तो ये जो पॉइंट होता है ये इसको बोलते हैं हीलियम, और ये वो पॉइंट है जो फ्रूट से कनेक्ट होता है, ठीक है। बीज और फ्रूट के बीच जो कनेक्शन होता है वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। On top of the helium is a small hole through which water enter the seed and the seed swell up। तो हीलियम के ऊपर एक छोटा छेद होता है जहाँ से पानी बीज के अंदर एंटर करता है, और पानी एंटर करने के बाद वो बीज फूल जाता है।
अपॉन रिमूविंग द सीड कोट 1 or 2 fleshy leaves called cotyledons are seen। तो देखो अपॉन रिमूविंग द सीड कोट, तो सीड कोट को जब हम रिमूव करेंगे तो ये 2 पार्ट हमको दिखते हैं, इनको बोलते हैं कॉटिलिडन्स, और इन्हीं में फूड स्टोर होता है इस बेबी प्लांट को बढ़ने के लिए। ठीक है, द कॉटिलिडन स्टोर फूड, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टोर फूड है ना, अर्ली स्टेज फॉर द बेबी की अर्ली स्टेज के लिए यहाँ पे फूड स्टोर होता है। क्लियर है। ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट, अच्छा इसका है कोटिलिडन आल्सो प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो। जो कोटिलिडन्स होते हैं मैंने आपको बताया जब फूड स्टोर करके रखते हैं तो वो भी बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। द सीड ऑफ प्लांट लाइक बीन्स, पीज, पल्स हैव 2 कोटिलिडन्स एंड आर कॉल्ड डाइकोटिलिडन्स। तो देखो कुछ जो सीड्स होते हैं लाइक कौन कौन से हो गया, बीन्स, पीज एंड पल्स, इन सब में क्या होता है 2 कोटिलिडन्स होते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं डाइकोटिलिडन्स। क्लियर है। सीड ऑफ प्लांट लाइक राइस, व्हीट एंड मेज, अब ये कुछ सीड्स होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या होता है ओनली 1 कोटिलिडन होता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं मोनोकोटिलिडन्स। अब देखो ये कैसे पता करते हैं, आप है ना कोई चावल लेना, चावल का दाना लेना, उसको आप भिगो के रखोगे तो जब सुबह उसको देखोगे तो वो फूल तो जाएगा लेकिन 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक ही पार्ट में रहता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडन्स। और जैसे कुछ बीज होते हैं जैसे दालें होगी, बीन्स हो गया है ना, पीज हो गया, चने हो गए, तो इनको आप जब भिगो के रखोगे और जब सुबह उनको देखोगे तो वो फूल जाएंगे, और जब आप उन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो वो इजीली डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनमें क्या होता है 2 कोटिलिडन्स होते हैं, यानी कि बीज पत्र होते हैं, तो इसीलिए उनको बोला जाता है डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, आगे देखिए, बिटवीन द कोटिलिडन्स इज द बेबी प्लांट ऑफ द एम्ब्रियो। तो इन जो कोटिलिडन्स के बीच में जो छोटा सा एम्ब्रियो प्लांट्स होता है, बेबी प्लांट, उसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो वाज 2 मेन पार्ट्स, प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स। जो एम्ब्रियो होता है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, कौन सा, प्लूम्यूल एंड रेडिकल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना ये ऊपर जो प्लूम्यूल पार्ट होता है इससे एक बेबी प्लांट ऊपर की ओर ग्रो करता है, और रेडिकल जो पार्ट होता है उससे नीचे की तरफ रूट्स निकलती है। ठीक है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है तो याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पे एक मेज का सीड दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये कोटिलिडन्स है, उसका जो ऊपर का पार्ट होता है सीड कोट के नीचे वाला उसको बोलते हैं कोटिलिडन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब इसको क्या बोलते हैं मोनोकोटिलिडन्स, क्योंकि इसमें एक ही कोटिलिडन्स होते हैं। और ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका किसी भी दाल का स्ट्रक्चर, ठीक है, दाल के बीज का। तो अब देखो इसमें भी क्या होते हैं, वही 2 पार्ट्स प्लूम्यूल और रेडिकल्स होते हैं, बीच में एम्ब्रियो होता है यहाँ पे जिससे न्यूबॉर्न बेबी प्लांट बनता है, और इसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा डाइकोटिलिडन्स हो गया। ठीक है, कॉल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ सीड एंड सोक देम ओवरनाइट वाटर, जेंटली रिमूव द सीड कोट एंड लुक एट द नंबर ऑफ कोटिलिडन इनसाइड। तो देखो इसमें वही बताया गया है कि आप पूरी रात किसी बीज को भिगोइए और फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि उसमें कितने कोटिलिडन्स है। आप लोगों के लिए एक्टिविटी दी गई है, आप चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करना है, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बिलो। तो जैसे यहाँ पे मेज लिखा हुआ है तो आप मेज को पूरी रात सोक करके रख सकते हैं, फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसमें कितने कोटिलिडन्स निकलेंगे मेज में, तो भाई क्योंकि मेज क्या है आपका मोनोकोटिलिडन्स है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1। ठीक है, यहाँ पहले से लिखा हुआ है, तो इसी तरह से आपको ये टेबल पूरी करनी है। आगे देखिए, व्हाट हैव आई लर्न टुडे, आज मैंने क्या सीखा। प्लांट विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम कटिंग। अब जो प्लांट्स हम स्टेम कटिंग करके उगाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉरी बोलते नहीं है, एग्जाम्पल लिखना है। देखो यहाँ लिखा है गिव 2 एग्जाम्पल, तो 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। अब स्टेम कटिंग से कौन कौन से जो पौधे वो उगाए जाते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जिंजर, ठीक है, जिंजर उगाया जाता है, और क्या था पोटैटो भी था ना, पोटैटो हो गया। प्लांट विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम अंडर, अच्छा ये अंडरग्राउंड स्टेम है और ये ओनली स्टेम कटिंग का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रोजेस हो गया, एक तो रोज भी आपका स्टेम कटिंग करके उगाया जाता है, और एक लिख सकते हो शुगर कैन, ठीक है, जो गन्ना है आपका वो भी स्टेम कट करके ही उगाया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है, प्लांट विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम अंडरग्राउंड, अच्छा ये तो बता दिया। प्लांट विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स, तो जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं उनसे कौन कौन से पौधे उगते हैं उनका एग्जाम्पल लिखो। तो देखिए मैंने आपका लिख दिया है, ये वाला तो मैंने बता दिया, ये स्पोर्स,
ठीक है। तो जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं उनसे कौन से पौधे उगते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्न एंड मास। जो फर्न और मास के पौधे कहते हैं वो छोटे छोटे स्पोर से उगाए जाते हैं, ठीक है। प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड, अब बीज जो सीड होते हैं उनसे कौन कौन से प्लांट्स रिप्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें आ जाएगा मेज एंड पीज। अब इनके पौधे किससे उगाए जाते हैं, बीजों से उगाए जाते हैं। प्लांट विच रिप्रोड्यूस फ्रॉम लीव्स, इसमें आपका बुक में दिया हुआ है बेगोनिया एंड ब्रायोफिलम, ठीक है। ये जो पौधे हैं ये लीव से ही उगते हैं क्योंकि इनके जो एजेस होते हैं उन पर छोटी छोटी कलियाँ होती हैं। अब आते हैं अगले पेज पे, जो हमारा चैप्टर है वो पढ़ते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड अंडर कंडीशन ऑफ गुड सनलाइट फॉर प्रॉपर वार्मथ, appropriate water and air, a seed grows into a new baby plant of seedling। तो देखो, अंडर कंडीशन गुड सनलाइट फॉर प्रॉपर वार्मथ यानी कि प्रॉपर गर्माहट, वाटर, एयर, सीड की ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। सीड्स डू नॉट ग्रो इफ़ वन ऑफ द फैक्टर इज मिसिंग, अगर इन चीज़ों में से एक भी जो फैक्टर है वो मिसिंग है तो हमारा जो सीड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। दे यूज़ द फूड स्टोर्ड इन द कोटिलिडन्स टू ग्रो, और जो बेबी प्लांट होता है उसको बढ़ने के लिए जो कोटिलिडन्स होते हैं ये बीज के पार्ट्स होते हैं कोटिलिडन्स, इनमें उस बीज को बढ़ने के लिए फूड स्टोर करके रखा हुआ होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू ए बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। देखो अभी हमने जो करा था, अभी जो क्वेश्चन लगाया था, है ना, देखो यहाँ भी वही बात बोली गई है। टू प्रोसेस बाय विच ए प्लांट बिगिन टू ग्रो फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये भी वही बात है, ठीक है। तो एक बीज से, सीड से बेबी प्लांट बनने की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। देखो पहले ये क्वेश्चन बन गया इसका, तो ध्यान से समझना। डिफरेंट स्टेज इन्वॉल्व इन जर्मिनेशन कैन बी स्टडीज फ्रॉम द फिगर शो बिलो। तो देखो जो ये जर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक है। ये पहली स्टेज है जिसमें सीड रहता है, जब वो प्रॉपर एयर, पानी और हवा जब इसको मिलती है तो इस तरह से बढ़ने लगता है, ठीक है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, प्लूमिल एंड रेडिकल्स। रेडिकल से क्या निकलती है, जो रूट्स होती हैं वो जमीन के अंदर जाने लगती है निकल के, और जो बेबी प्लांट होता है वो प्लूमिल से निकलता है, ठीक है। और देखो ये जो सीड के ऊपर जो ये होता है इसको सीड कोट बोलते हैं, जो बेबी प्लांट की रक्षा करता है ना, उसको बचाता है जो हार्श कंडीशन होती है उसमें। उसके बाद देखो अगली प्रोसेस में जो प्लांट्स है वो ऊपर की तरफ निकलने लगता है, नीचे रूट्स बढ़ने लगती हैं और जो प्लांट्स की जो लीफ होती है वो निकलने लगती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे। द सीड गेट प्रॉपर एयर, वाटर एंड वार्मथ। The seed swell and its seed coat burst open to give rise to a new plants। तो देखो जब सीड को प्रॉपर एयर, पानी और जो गर्माहट मिलती है तो क्या होता है, सीड जो है वो क्या करने लगता है, स्वेल करने लगता है यानी कि फूलने लगता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसमें से रूट्स निकलती है ना, गिव राइज टू ए न्यू प्लांट्स, और वो फूलने लगता है एक नए प्लांट्स को जन्म देने के लिए। देखो इसको प्रॉपर पानी, हवा और गर्माहट मिली तो वो इस तरह से फूलने लगता है। द सीडलिंग फर्स्ट डिवीजन रूट्स फ्रॉम द रेडिकल। देखो रूट्स कहाँ से निकलती है, रेडिकल से, इस पार्ट को बोलेंगे रेडिकल। तो जो रूट निकलती है, रूट फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनेगा, रूट्स कहाँ से निकलती हैं, रेडिकल से। विच ग्रो डाउन द अर्थ एंड देन ए टिनी ग्रीन शूट्स फ्रॉम प्लूमुल विच ग्रॉन अपवर्ड्स। तो देखो जो रूट्स है उसको शूट्स बोलते हैं, ये जो छोटे छोटे निकलते हैं इनको शूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ जाती है, नीचे की तरफ, ठीक है। एज द न्यू प्लांट ग्रो प्रॉपरली डेवलप लीव्स फ्रॉम, और जब प्लांट्स ग्रो होने लग जाता है तो प्रॉपरली लीव्स बनती हैं। ए मैच्योर प्लांट डज नॉट हैव कोटिलिडन्स एज दे श्रिंक एंड डिसअपियर एज द फूड स्टोर्ड देम इज यूज्ड बाय द बेबी प्लांट व्हाइल ग्रोइंग अप। तो इसमें कहा गया है कि जब मैच्योर प्लांट बन जाता है तो कोटिलिडन्स जो फूड स्टोर करके रखते हैं बेबी प्लांट को बढ़ने के लिए, वो श्रिंक होकर डिसअपियर हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं, क्योंकि जो फूड स्टोर करके रखा हुआ था उन्होंने, वो तो बेबी प्लांट ने अब बढ़ने के लिए यूज़ कर लिया, तो वो फिर ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि उनका अब कोई काम नहीं है, है ना। आगे देखते हैं।
ऑल सीड डू नॉट जर्मिनेट, की जो सभी सीड हैं, सभी तरह के जो बीज हैं वो सभी जर्मिनेट नहीं होते। सम सीड आर ईटन बाय बर्ड्स और इंसेक्ट एंड सम बाय डिस्ट्रॉय बाय हार्श वेदर कंडीशन, की जो कुछ सीड है वो किसके द्वारा खा लिए जाते हैं, बर्ड्स के द्वारा और इंसेक्ट्स के द्वारा, एंड सम आर डिस्ट्रॉय बाय हार्श वेदर कंडीशन, और जो कुछ बीज हैं वो उनको सही पानी, हवा पानी, गर्माहट नहीं मिल पाती तो वो उस तरह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Dispersal of seed. If plant grow too close to each other, they will not get enough space, water, sunlight, air and minerals from their growth. तो देखो डिस्पर्सल का क्या होता है, डिस्पर्सल मतलब होता है फैलाव या फैलना, किसका, बीज का, बीजों का फैलना, ठीक है। इफ़ प्लांट ग्रो टू क्लोज टू ईच अदर, अगर जो प्लांट्स है वो एक दूसरे के पास पास उगेंगे तो क्या होगा, दे विल नॉट गेट एनफ स्पेस, तो उनको उगने के लिए, उनको बढ़ने के लिए एनफ स्पेस नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगी, एयर नहीं मिल पाएगा, और जो बाकी मिनरल्स होते हैं जो उनको ग्रो करने के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब नहीं मिल पाएगा। देयरफॉर if all the seeds produced by a plant were to fall beneath it would cause overcrowding। तो किसी पेड़ के नीचे, जैसे एक नीम का पेड़ हुआ, उसके नीचे नीम के जो फ्रूट्स बनते हैं जिनको क्या बोलते हैं, निमोलिया, तो सारे अगर एक साथ उग जाएंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, ठीक है। विच वुड इवेंचुअली लीड टू द डेथ ऑफ मैनी सीड, फिर क्या होगा कि वो अपने जीवन के लिए एक दूसरे के क्या होगा, उनमें लड़ाई होगी, है ना लड़ाई मतलब बढ़ने के लिए एक दूसरे के जो न्यूट्रिशंस होंगे उनको खींचेंगे, तो फिर क्या होगा, बहुत सारे सीड्स मर जाएंगे, है ना। और द ग्रोथ ऑफ अनहेल्दी प्लांट्स, और क्या होगा, बहुत सारे अनहेल्दी प्लांट्स होंगे। Thus, to ensure the survival of the plant species, mature seeds should scatter far away to avoid them competing for the same resources। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए, इंश्योर करने के लिए प्लांट के जो बीज होते हैं उनका फैलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी स्पीसीज बची रह सके और कंपटीशन का खतरा कम हो सके। As plants are fixed, scattering of seed take place with the help of agents like wind, water, animal and explosion of fruits. Scattering of seeds away from the parent plant by various agents is known as seed dispersal। अब seed dispersal क्या होता है भाई, कि बहुत सारे जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि हवा, पानी, जानवर और फ्रूट्स के एक्सप्लोजन की वजह से जो सीड का डिस्पर्सल होता है ना, जैसे कुछ बीज इतने हल्के होते हैं कि वो हवा के द्वारा उड़ के दूर तक चले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनका जर्मिनेशन हो जाता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जानवरों के शरीर पे चिपक के एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाते हैं और वहाँ पे उग जाते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे एजेंट हैं जिनकी द्वारा क्या होता है हमारा सीड डिस्पर्सल, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है आपका, ब्रेन टीजर। वाई डू प्लांट्स रिप्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ सीड, के जो प्लांट्स होते हैं वो इतने बड़े नंबर में सीड्स क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं। विंड डिस्पर्सल, तो अब इसका तो क्या आंसर दोगे आप भाई, अपना वंश जो बचाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। विंड डिस्पर्सल, अब देखो हवा के द्वारा बीजों का फैलाव। सम सीड्स आर कैरीड टू फार अवे प्लेसेज, कि जो कुछ बीज हैं उनको दूर के स्थानों पे हवा के द्वारा उड़ा के लेके जाया जाता है। सीड विच आर डिस्पर्सल बाय विंड आर लाइट एंड स्मॉल, जो बीज हवा के द्वारा उड़ा के लेके जाया जाता है जिनको, तो वो क्या होते हैं, लाइट होते हैं एंड स्मॉल होते हैं, ठीक है। वेट में लाइट होते हैं और जो आकार है उसमें स्मॉल होते हैं। सीड्स ऑफ द ऑर्किड आर एज लाइट एज डस्ट, तो यहाँ पे लिखा है कि जो ऑर्किड के जो सीड्स होते हैं वो लाइट होते हैं, किसकी तरह, डस्ट की तरह लाइट होते हैं ऑर्किड के सीड। सीड्स ऑफ डैंडेलियन एंड मिल्कवीड हैव लॉन्ग एंड फाइन हेयर सराउंडिंग देम, तो डैंडेलियन नाम का जो एक पौधा है और मिल्कवीड, इनके जो सीड्स होते हैं उनके सराउंडिंग हेयर्स होते हैं। आपने वो देखा होगा गर्मियों में जब हवा चलती है छोटे छोटे फूल, रुई जैसे कुछ उड़ के आते हैं ना, तो वो भी सीड्स होते हैं, उनके चारों तरफ ना हेयर जैसी स्ट्रक्चर होता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत हवा में उड़ते हैं, बहुत हल्के होते हैं। These act as little parachute which carry the seed far away from the parent plant, तो इनके जो लिटिल छोटे छोटे से हेयर होते हैं
वो उनको पैराशूट की तरह उड़ा ले जाते हैं दूर तक, ठीक है। अपने जो पेरेंट प्लांट होते हैं, जिनके वो बीज होते हैं, उनसे दूर तक उड़ा ले जाते हैं। Seed of maple and elm trees have wings which have them float in the air, so they are easily carried away by the wind. तो अब सीड होते हैं मैपल के और इल्म के, उनके विंग्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो फ्लोट करते हैं एयर में और आसानी से हवा के द्वारा उड़ा के ले जाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपके डेंडोलियन एंड ऑर्किड के सीड का स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, सीड का नहीं सॉरी, पौधे का। अब देखिए वाटर डिस्पर्सल, तो पानी के द्वारा फैलाव कैसे होता है बीजों का। सीड्स ऑफ प्लांट विच ग्रो इन और नियर फ्लोटिंग वाटर में बी डिस्पर्सल बाय वाटर। तो जो भी प्लांट्स पानी के किनारे पे या पानी के पास में उगते हैं वो पानी के द्वारा बहा लिए जाते हैं। फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। तो इनके जो फ्रूट्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो पानी की सतह पर तैरते हैं। सीड्स ऑफ लिली, लोटस एंड कोकोनट्स आर कैरिड अवे टू डिस्टेंस प्लेस बाय वाटर। तो जैसे सीड्स किसके हो गए, लिली के, लोटस और कोकोनट के, इनके पानी के द्वारा बहा के दूर ले जाए जाते हैं। कोकोनट हैज ए फाइबरस आउटर कवरिंग विच हैज एयर ट्रैप इन बिटवीन। तो कोकोनट जैसे हो गया, उसके आउटर पे फाइबर कवरिंग आउटर होती है, जो बाल बाल से हेयर होता है ना, आपने देखा होगा कोकोनट के बाहर कैसे आउटर लेन होती है। दिस मेक इज लाइट एंड ईजी टू फ्लोट। तो और उसी की वजह से वो लाइट होता है और फ्लोट कर सकता है आसानी से। लोटस एंड लिली फ्रूट्स हैव ए स्पंजी पार्ट विच हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर। और जो लोटस और जो लिली के जो फ्रूट्स होते हैं वो स्पंजी होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी पे आसानी से तैर सकते हैं। अगला देखिए अब एनिमल डिस्पर्सल, यानी जानवरों के द्वारा बीजों का फैलाव। We enjoy eating fruits such as mango, papaya, melon, cherry, etc. तो हमें इन सब फ्रूट्स को खाने में बहुत ही मज़ा आता है, ठीक है। We eat this fleshy part of the fruit but throw away the seed. तो हम इनके जो गूदे वाला भाग होता है ना, जैसे मैंगो हो गया, तो उसका जो पल्प वाला पार्ट होता है उसको तो खा लेते हैं और बीजों को क्या करते हैं, जो गुठली निकलती है उसमें फेंक देते हैं। दिस इज वन वे ऑफ हेल्पिंग प्लांट टू डिस्पर्स देयर सीड। तो ये जो है मदद करता है एक नए फ्रूट के प्लांट को उगने में। अब हम बीज को जहाँ फेंकेंगे, गुठली को जहाँ फेंकेंगे, मिट्टी में उगेगा, मिट्टी के टच में आएगा तो वो एक प्लांट्स के रूप में बाहर आ जाएगा ना। जैसे उसको अच्छी सिचुएशन मिलेगी, जैसे नमी मिली, अच्छी धूप मिली, पानी मिला, तो वो उग जाएगा। एनिमल ईट द सीड अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, तो वो गुठली के साथ भी खा लेते हैं, है ना। द सीड्स रिमेन अनडाइजेस्ट एंड दे कम आउट ऑफ द बॉडी एज वेस्ट। तो अब वो बीज जो है वो पचता नहीं है, तो वो जब वो अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं, जब अपना मल त्याग करते हैं, तो वो बीज भी उनकी पॉटी के साथ में बाहर आ जाता है। तो वो जहाँ पे गिरता है, मिट्टी के टच में आता है, तो वो वहाँ भी प्लांट्स बन जाता है। Seeds of fruits such as guava, apple and berries are dispersed to different place in the way. अब देखो कुछ फ्रूट्स दिए हुए हैं, जैसे गुआवा हो गया, एप्पल हो गया, बेरीज हो गया, आदि का भी फैलाव किसके द्वारा होता है, डिफरेंट प्लेस पे डिस्पर्स, इनका भी डिफरेंट जगह पर बीजों का फैलाव हो जाता है। सिमिलरली बर्ड्स आल्सो लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड दे टू हैव टू डिप्रेस सीड ऑफ अदर एरिया थ्रू देयर ड्रॉपिंग्स। तो जो बर्ड्स होते हैं उनको फ्रूट्स खाना पसंद होता है, तो वो बीज के समेत खा लेते हैं ना, बीज के सहित खाते हैं। और उसके बाद जब जहाँ भी वो अपनी पोटी करते हैं तो वहाँ पे बीज गिर जाते हैं उनकी पोटी के साथ में। मिस्टोली हैज स्टिकी फ्रूट्स विच आर अट्रैक्टिव टू बर्ड्स। तो ये जो पौधा है मिस्टोली, तो ये इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो स्टिकी होते हैं, चिपचिपे होते हैं, तो वो बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। द स्टिकी सीड ऑफ दीज फ्रूट्स स्टिक टू द बर्ड्स बीक। तो इसके जो स्टिकी जो सीड्स होते हैं ना, चिपचिपे होते हैं, तो वो बीज क्या होते हैं, इनकी चोंच से चिपक जाते हैं। वैन दे रब देयर बीक्स ऑन द बार्क ऑफ ट्रीज टू क्लीन दैम। तो जब वो किसी पेड़ की शाखा पर अपनी चोंच को साफ करने के लिए रब करते हैं, रगड़ते हैं, द स्टिकी सीड्स आर लेफ्ट बिहाइंड और द बार्क एंड ग्रो इनटू न्यू मिस्टोली प्लांट्स। तो वो बीज जो है वो वहाँ पे गिर जाते हैं और एक नया पौधा बन जाता है। सम सीड हैव स्पाइन्स, हुक, थ्रॉन एंड स्टिफ हेयर। अब कुछ जो सीड्स होते हैं उनमें स्पाइन यानी कांटे होते हैं, हुक्स होते हैं, थ्रॉन होते हैं। These help to seed to stuck to our claws or get hook on the fur of animal and bird are carried far away from the
पेरेंट प्लांट। उस सीड्स जो होते हैं ना उनमें कांटे जैसी संरचना होती है, तो फिर वो क्या होता है, जैसे हम उस एरिया से गुजरे तो वो हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। एनिमल गुजरा, कोई कुत्ते सुअर जो भी जाता है उसके शरीर पे चिपक जाते हैं। फिर वो जो जानवर है अपने शरीर को साफ करने के लिए कहीं पर रब करते रगड़ते हैं तो वो बीज वहाँ पे गिर जाते हैं और वहाँ पे फिर नया पौधा बन जाता है। Cockleber, burdock, tiger, snail and spargrass seeds are dispersal unknownly by animal in this way। तो इन जानवरों के द्वारा जाने अनजाने में भी इस तरह के बीजों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है और वहाँ पे डिस्पर्सल हो जाता है इनका। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, तो कुछ फ्रूट जो बीजों का फैलाव किसके द्वारा था, एक्सप्लोजन यानी कि फ्रूट के फटने के द्वारा। Some plants have pores that explode when rip and shoot out their seed to distant place। तो कुछ जो फ्रूट्स या प्लांट्स होते हैं उनके जो बीज जब फटते हैं तो कुछ दूरी पे जाके गिरते हैं। When see the peas and bean plant become rip, the pore dried and burst open the scatter the seed। तो कुछ प्लांट्स है जैसे बीन्स हो गया, रिप्स हो गया, है ना, तो इनकी जो फलियां हैं जब फटती हैं तो इनके बीज वहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे गिर जाते हैं, तो वहाँ पे उनका फैलाव हो जाता है और वहाँ पे प्लांट्स उग जाते हैं। Fruits of plants such as balsam, geranium and touch me not also burst open to explore when they are dry, scraping the seed away from the mother plant। तो ये जो कुछ प्लांट्स है बालासम और जेरेनियम, टच मी नॉट, इनके जो फ्रूट्स हैं वो ब्रस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर उनके बीज वहाँ गिर जाते हैं और सूखने के बाद जब फटते हैं तो उनके बीज वहाँ पे प्लांट्स के रूप में उग जाते हैं। एग्रीकल्चर, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट, तो हम ज़्यादातर अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से। टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन हेल्दी प्लांट नीड टू बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल। टू प्रोवाइड फूड ए लार्ज पॉपुलेशन, तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसको फूड प्रोवाइड करते हैं हेल्दी प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, और इतनी बड़ी जनसंख्या को फूड उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर हमें उन्हें उगाना पड़ता है। प्लांट विच आर ग्रोन ऑन लार्ज स्केल टू प्रोवाइड फूड एंड अदर यूजफुल थिंग्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। तो वो जो बड़ी जनसंख्या है उसको खाना प्रोवाइड कराने के लिए और जो यूजफुल थिंग्स है उनको प्रोवाइड कराने के लिए जो बड़े पैमाने पर फसल उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स, यानी कि फसल। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो ये जो फसल उगाने का जो प्रैक्टिस है या जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर। डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन डिफरेंट सीजन इन इंडिया। तो डिफरेंट सीजन होते हैं अपने इंडिया में और डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप की फसल उगाई जाती है। वी हैव 2 क्रॉप सीजन ड्यूरिंग द ईयर, दीज आर रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। तो हमारे इंडिया में 2 मुख्य फसलों का सीजन होता है, उनको बोलते हैं रबी की फसल और खरीफ की फसल। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए, विंटर क्रॉप आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो जो सर्दियों की जो फसल होती है उसे क्या बोलते हैं, रबी फसल। तो सर्दियों की फसल को बोलते हैं रबी की फसल। दीज आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल, और ये फसल कब उगाई जाती है, नवंबर से अप्रैल, यानी कि नवंबर के महीने में बोया जाता है और अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। वीट, बार्ले, ग्राम एंड मस्टर्ड आर क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर। तो ये कुछ फसलें हैं जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। कॉलीफ्लावर, कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड पीज आर वेजिटेबल विच ग्रोन इन विंटर। तो ये सर्दियों की सब्जियां हैं, ठीक है, इनको याद रखिएगा, जो सर्दियों में उगाई जाती हैं। मानसून क्रॉप आर कॉल्ड खरीफ फसल, और जो मानसून की जो फसल होती है उसको बोलते हैं खरीफ की फसल। दीज आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो ये जून के महीने में जो अभी चल रहा है या अब बोई जाएंगी या फिर बहुत से एरिया में बो दी गई हैं, और अक्टूबर में ये फसल काट ली जाती है। अब कौन कौन से हैं, राइस हो गया, मिलेट बाजरा हो गया, मेज मक्का, कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प एंड पीनट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। अब पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर एंड बॉटल गार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ खरीफ वेजिटेबल। और ये कुछ सब्जियों के एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक बार इनको पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपको आसानी से नंबर मिल जाएंगे। Identify the state where the major food crop are grown. Mark the state on map of India. तो आपको ना जो अपना भारत का जो मैप है उस पे जहाँ पे बड़े पैमाने पर क्रॉप्स उगाई जाती है उनको मार्क करना है, ठीक है।
डिड यू नो, आपकी जानकारी के लिए कुछ दिया हुआ है कि आप जानते हैं कि नहीं। तो देखो क्या दिया हुआ है डिड यू नो में, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो भारत है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बाजरा उगाता है। मिलेट आर रिच इन प्रोटीन, जो बाजरा होता है वो प्रोटीन में रिच होता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है बाजरे में। विटामिन एंड मिनरल्स आर ग्लूटेन फ्री, और ये इसमें विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और ग्लूटेन फ्री होता है ये। दे आर ए गुड ऑप्शन फॉर पीपल विच डायबिटिक और सेलिक डिजीज, तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो डायबिटिक होते हैं, सेलिक डिजीज से पीड़ित होते हैं। इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी, तो अब फसल की जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है, उसको कैसे बढ़ाएं। सम इम्पोर्टेंट वेज टू इम्प्रूव द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट वेज दिए गए हैं यहाँ पे आपकी फसल को इंक्रीज करने के लिए, जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए। देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रिपेयर द सॉइल वेल, कि अच्छी तरह से मिट्टी को तैयार करना, ये पहला वे होता है अच्छी फसल के लिए। प्लग द फील्ड टू मेक द सॉइल लूज एंड एयरी, तो अच्छी तरह से मिट्टी को खोदना चाहिए ताकि वो लूज हो जाए और उसमें हवा आसानी से जा सके। एड द राइट अमाउंट ऑफ एंड काइंड ऑफ फर्टिलाइज एंड मैन्योर टू इट, और अच्छी क्वालिटी का आपको फर्टिलाइज यूज करना चाहिए और इसे अच्छी तरह फैलाना चाहिए। यूज हेल्दी एंड ए गुड क्वालिटी सीड, और अच्छी क्वालिटी के सीड आपको यूज करना चाहिए। वाटर द फील्ड्स वेल द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, और अच्छी तरह वाटर का छिड़काव करना चाहिए खेत में, और सही मात्रा में पानी का छिड़काव करना चाहिए। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डिजीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्ट, तो आपको जो डिजीज लगती हैं फसलों में, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े लगते हैं, उनसे आपको बचाना चाहिए, अच्छे पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। फंगिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रे टू गेट रेड ऑफ इंसेक्ट एंड पेट्स, और जो कीड़े लगते हैं, जो दीमक लगती है, उनसे बचने के लिए अच्छे पेस्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए आपको अच्छी फसल उगाने के लिए। प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स, जो कुछ जानवर होते हैं जो फसलों को खा जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। अनवांटेड प्लांट्स कंपेयर विद द क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन एंड दस शुड बी रिमूव्ड, और जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जैसे जिनको खरपतवार बोले जाते हैं, तो उनको रिमूव कर देना चाहिए फसल में से, क्योंकि वो क्या होता है, जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वो खुद ले लेते हैं, और जो फसल होती हैं उनको बढ़ने नहीं देते। Properly store the harvest crop in a dry place to protect it from moisture, germs, animal like moles, rat and insects, और जो कई खेतों में चूहे हो जाते हैं ना, तो उनसे भी उनको बचाना चाहिए। आगे देखिए, What have I learned today, आज मैंने क्या सीखा, उसमें क्या दिया हुआ है आपको, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है सही आंसर के साथ। अब देखो फर्स्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है आपका बालासम। अब जो बालासम आपका क्या होता है, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, क्योंकि ये जो फ्रूट होता है उसके फटने से ही बीज का फैलाव होता है। रबी क्रॉप, रबी क्रॉप आपकी क्या है, कौन सी है इनमें से, ये है मस्टर्ड, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है रबी की फसल का। डैंडेलियन, डैंडेलियन आपका क्या है, सीड विद द फाइन हेयर, ठीक है, डैंडेलियन के जो बीज होते हैं उनके छोटे छोटे से हेयर होते हैं। अब ये जो आपका है मिस्टोइली, तो ये क्या होता है आपका स्टिकी सीड, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो चिपचिपे होते हैं। खरीफ फसल, खरीफ की फसल का एग्जाम्पल हो गया आपका राइस, ठीक है, तो ये वाला हो गया। आगे देखिए की टर्म्स, बल्ब, अब ये क्या होता है, बल्ब किसको बोलते हैं, अंडरग्राउंड बर्ड विद फ्लैशी लीव एंड स्टेम रिड्यूस टू फ्लैट डिस्क, तो ये इसका हो गया। अच्छा ये तो आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। डिस्पर्सल का क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, की जो पेरेंट प्लांट होते हैं उससे सीड्स को दूर ले जाना और उनका फैलाव करना, वो डिस्पर्सल होता है। स्पाइन्स क्या होता है, हार्ड रिज्ड एक्सटेंशन विद स्टिफ एंड्स, तो स्पाइन्स होते हैं जो एक्सटेंशन होते हैं, जो कांटे होते हैं बीज के ऊपर। फर्टिलाइजर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी, और जो उत्पादकता को बढ़ाते हैं उनको फर्टिलाइजर बोलते हैं। फंगीसाइड होता है एक केमिकल विच डिस्ट्रॉय फंगस, जो केमिकल को डिस्ट्रॉय करता है उसको फंगीसाइड बोलते हैं। एंड लेट्स लुक बैक, तो ये आप लोग पढ़ लेना। अब दिया हुआ है आपका माइंड मैप, न्यू प्लांट कैन ग्रो फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स, स्पोर्स, सीड्स। डिस्पर्सल होता है एक्सप्लोजन, एनिमल्स, वाटर, विंड, तो ये हम पढ़ चुके हैं।
को बस अपने दिमाग में एक मैप बनाना है ताकि आपको याद हो जाए, तो आपके याद करने के लिए दिया हुआ है। अब क्वेश्चन आंसर देखिए प्रैक्टिस टाइम में। विच प्लांट फॉर्म न्यू प्लांट फ्रॉम इट्स लीफ, तो कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ से नया पौधा उगता है, तो हमारा हो गया ब्रायोफिलम। सेकंड देखिए, विच फ्रूट ऑफ विच प्लांट एक्सप्लोर टू स्कैटर इट्स सीड्स, तो कौन सा फ्रूट है जिसके एक्सप्लोर होने से इसके जो बीज हैं वो स्कैटर होते हैं या डिस्पर्सल होता है। व्हाट करेक्टली टू डू सीड डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा कौन से उसमें गुण होने चाहिए, तो वो वाटर पे तैरता है, तो इस पर आ जाएगा दे आर स्पॉन्जी, तभी तो वो वाटर पे तैरते हैं। विच पार्ट ऑफ सीड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्श वेदर कंडीशन, तो कौन करता है, सीड कॉट। ठीक है, हार्श वेदर कंडीशन से कौन बचाते हैं, सीड कॉट। जो बाहर की लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सीड कॉट। व्हाट डू द कोटिलिडन्स नॉट कंटेन, तो कोटिलिडन्स क्या कंटेन नहीं करते, देखो फूड फॉर बेबी प्लांट ये करते हैं, बेबी रूट ये भी होता है, सीड कॉट ये भी होता है, लेकिन बेबी शूट नहीं होता, तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। ड्यूरिंग विच मंथ डू टू खरीफ क्रॉप ग्रो, जो खरीफ की फसल होती है वो कौन से महीने में होती है, जून से अक्टूबर के महीने में। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है बी में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करके आपको जो ब्लैंक्स है वो फिल करने हैं। फर्स्ट देखिए, द रूट ऑफ द बेबी प्लांट ग्रो फ्रॉम द, तो जो बेबी प्लांट है वो किस पार्ट से ग्रो करता है, हीलियम से या फिर रेडिकल से, तो हीलियम से तो आपके क्या निकलती है, लीफ निकलती है जो ऊपर की तरफ जाता है, रेडिकल से रूट्स निकलती हैं जो नीचे की साइड आता है। ठीक है, तो इसमें रूट किससे निकलती हैं, रेडिकल पार्ट से, तो इसमें आ जाएगा आपका रेडिकल। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ ए सीड इनटू ए, तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिससे बीज से प्लांट बनता है, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीडलिंग, क्योंकि मैच्योर प्लांट तो बाद में बनता है। ए प्लांट डज नॉट हैव कोटिलिडन्स, तो कौन से प्लांट में कोटिलिडन्स नहीं होते, मैच्योर में या फिर बेबी में, तो ऑब्वियसली मैच्योर प्लांट्स में कोटिलिडन नहीं होते, तो इसमें आ जाएगा ए, मैच्योर प्लांट डज नॉट हैव कोटिलिडन्स। ठीक है, क्योंकि बेबी प्लांट्स के पास ही होते हैं तो वो खाना स्टोर करके रखते हैं ना, मैच्योर प्लांट बनने के बाद तो कोटिलिडन श्रिंक होके गायब हो जाते हैं। पोटैटो इज ए अंडरग्राउंड स्टेम, ये हम पढ़ चुके हैं, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम है। सीड ऑफ हैव विंग्स विच हेल्प देम फ्लोट इन द एयर, तो किस के पौधे के बीज के पास विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो हवा में फ्लोट करते या उड़ सकते हैं, तो एल्म आ जाएगा। सीड्स ऑफ एल्म हैव विंग्स विच हेल्प देम फ्लोट इन द एयर। रबी इज ए, रबी किसकी फसल है, विंटर या मानसून, तो ये ऑब्वियसली विंटर की फसल है। ठीक है, चलो ट्रू एंड फॉल्स देखिए। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट ऑन अर्थ, तो ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि जो रिप्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस चलता है पृथ्वी पर प्लांट्स के एक्सिस्टेंस को बनाने के लिए। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो प्लांट्स का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सीड्स कैन जर्मिनेट विदाउट वाटर, जो बीज हैं वो बिना पानी के जर्मिनेट हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ़ ऑल सीड फॉल अंडर द पेरेंट प्लांट दे विल ग्रो इनटू वेरी हेल्दी प्लांट्स, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर पेरेंट प्लांट के नीचे सारे बीज गिर जाएंगे तो उनमें अपने खाने पीने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी, जिस वजह से सारे प्लांट्स अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, कुछ तो खाने की कमी की वजह से मर जाएंगे और कुछ अनहेल्दी प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। अगला दिया है फोर्थ वाला, खरीफ क्रॉप ग्रो बेस्ट इन द विंटर, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि खरीफ की फसल क्या है, मॉनसून फसल है, तो ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। लोटस एंड लिली फ्रूट्स हैव ए स्पंजी पार्ट विच हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर, तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि लोटस और लिली के फ्रूट्स के पास स्पॉन्जी पार्ट्स होते हैं, इसकी वजह से वो पानी पे आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। डी देखिए, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ए टू ई जर्मिनेशन प्रोसेस एज शॉन बिलो, तो यहाँ पे आपको ए से लेके ई तक स्टेज दी गई हैं, जो प्रोसेस होता है जर्मिनेशन का, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर मैं बता देती हूँ, तो आंसर देख लीजिए। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस वेयर ए सीड
डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि जर्मिनेशन क्या है। तो जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें सीड से एक न्यू प्लांट्स बनता है। इट्स इन्वॉल्व द सीड एब्जॉर्बिंग वाटर, ब्रेकिंग डोरमेनेसी एंड द एमरजेंस ऑफ ए रूट एंड शूट। तो इसमें क्या है, वो जो सीड है वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, फिर फटता है, फिर उसमें से रूट निकलती हैं और लीव्स निकलती हैं। की स्टेज इंक्लूड वाटर इम्यूनेशन फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ द रेडिकल्स, रूट शूट, प्लूमल शूट एंड फाइनली द डेवलप ऑफ ए ट्री, ठीक है। तो उसमें से इंक्लूड वाटर इम्यूनेशन, वाटर के एब्जॉर्बेशन के बाद क्या होता है, ग्रोथ होती है रेडिकल पार्ट की जिससे रूट्स निकलती है, एंड प्लूमल पार्ट जिसमें से शूट्स निकलते हैं, एंड फाइनली एक ट्री आपको बनता है जिसमें से पत्तियां निकलती हैं। और ये जो स्टेज है उनको मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, तो देख लीजिए। पहले इम्यूनेशन में क्या होता है, द सीड एब्जॉर्ब वाटर कॉजिंग इट स्वेल एंड द सीड कोट टू रप्चर। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिसकी वजह से वो स्वेल होता है और रप्चर हो जाता है। सेकेंड स्टेज में रेस्पायरेशन होता है, मेटाबॉलिक एसिडिटी रिज्यूम विद इन द सीड, ब्रेकिंग डाउन शॉर्टेड फूड रिजर्व। खाना स्टोर करके रखा होता है उसको बेबी प्लांट्स द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है ना, और वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। रेडिकल इमर्जेंस में क्या होता है, द रेडिकल एम्ब्रियोनिक रूट इमर्जेंट फ्रॉम द सीड कोट एंड बिगिन टू ग्रो डाउनवर्ड। तो जो रेडिकल पार्ट होते हैं उसमें से जो एम्ब्रियोनिक जो रूट होती है वो निकलती हैं और नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाने लगती हैं और डेवलप होने लगता है ना। जो रूट्स का पार्ट है वो रेडिकल से निकलना शुरू हो जाता है। प्लूमल इमर्जेंस में क्या होता है, प्लूमल के पार्ट्स में से जो लीव्स होती हैं, जो फर्स्ट स्टेम जो निकलती है वो प्लूमल के पार्ट में से निकलने लगती हैं और अपवार्ड यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ने लगती हैं, ठीक है। डेवलप होने लगता है मतलब एक पेड़। फिफ्थ स्टेज में देखो क्या दिया हुआ है, ट्रू लीव्स डेवलप करती हैं। द कोटिलेडन सीड लीव इनिशियली प्रोवाइड न्यूट्रिशन बट इवेंचुअली द ट्रू लीव डेवलप एंड बिगिन फोटोसिंथेसिस। फिर क्या होता है, फाइनली जो स्टेम और लीव्स निकलने लगती हैं तो वो जो कोटिलेडन्स था जिन्होंने अब तक बेबी प्लांट्स के लिए फूड स्टोर करके रखे होते हैं वो अब श्रिंक हो जाते हैं ना, और वो गायब हो जाते हैं क्योंकि अब उनका कुछ काम रहता नहीं है, ठीक है। तो अब जो खाना पौधा जो अपने लिए खाना बनाएगा वो किस प्रकार से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस से। अभी तक किसने स्टोर करके रखा था, कोटिलेडन्स ने, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ई देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ आर द सीड ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिस्पर्सल। तो यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनके जो सीड्स हैं वो किस तरह से डिस्पर्सल होते हैं। जैसे लोटस का किस तरह होता है, पीस का किस तरह होता है, कॉकलेबर का एंड मिस्ट्रियोली का किस तरह होता है, तो इनको आपको लिखना है। तो चलिए आंसर लिखिए। लोटस देखिए, लोटस का किस तरह होता है, लोटस सीड आर प्राइमरली डिस्पर्सल बाय वाटर। की लोटस के जो बीज है उनका फैलाव किससे होता है, पानी से। द सीड्स आर बर्गन एंड फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, अराइव अवे वाटर करंट न्यू रेडिकल जर्मिनेट। तो वो क्या होता है, पानी के ऊपर ही किनारे पर वो जो प्लांट्स हैं वो उगते हैं, फिर उनके जो फ्रूट्स या बीज हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं और पानी के द्वारा बहाए ले जाए जाते हैं, और जहाँ तक वो जाते हैं, जहाँ उनको अच्छी सिचुएशन मिलती है वहाँ पे वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ा दिया है चैप्टर में। पीस देख लीजिए, अब पीस का किस तरह होता है, मैकेनिकल डिस्पर्सल स्पेशली बाय द पोर्स बर्स्टिंग ओपन द दे ड्राई एंड नेचर। तो पीस में क्या होता है, जब उनकी फलियाँ सूख जाती है तो वो ब्रस्ट हो जाती है ना, ब्रस्टिंग, तो वो फट जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो भी जहाँ भी बीज गिरते हैं तो उन्हें नेचुरल जो एनवायरनमेंट में मिलता है उसमें वो ग्रो कर जाती है, ठीक है। हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले। आगे देखिए, कॉकलेबर सीड आर प्राइमरली डिस्पर्सल थ्रू जुचोरी मीनिंग दे ऑन एनिमल्स। तो देखो ये क्या होता है, एक इस तरह का सीड होता है जिसपे छोटे छोटे कांटे से होते हैं ना, तो वो चिपक जाता है। द सीड हैज स्टिफ हुक स्पाइन द रीडिंग अटैच टू द फार एन एनिमल टू क्लॉथिंग ऑन ह्यूमन, दे कैन आल्सो बी डिस्पर्ड बाई विंड एंड वाटर। तो देखो ये हवा और पानी के द्वारा भी डिस्पर्सल होता है इनका, ठीक है। और वो उनमें कुछ चिपकने की क्वालिटी होती है, उनमें कांटे जैसा होता है जो आपके ह्यूमंस के क्लॉथ्स में या फिर एनिमल्स के बॉडीज़ पे वो चिपक जाते हैं। और जब एनिमल्स के बॉडी पे चिपकते हैं तो दूर जाकर वो कहीं अपने शरीर को साफ करने के लिए रब करते हैं तो वहाँ वो झड़ जाते हैं, ठीक है। लिखा है एनिमल एंड ह्यूमंस के द्वारा भी।
Mistoli seed are primarily distributed by birds and through plastic mechanism. तो इसके बीज क्या होते हैं, ये सीड प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बर्ड्स, ये इनके बीज जो है चिपचिपे होते हैं थोड़े, तो बर्ड्स की चोंच में चिपक जाता है, फिर वो अपनी बर्ड्स को जहाँ पे रब करते हैं वहाँ जड़ जाते हैं और इनका भी डिस्पर्सल हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट, लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी होती हैं उनकी आपको लिस्ट बनानी है या लिखनी है। तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, है ना, तो जल्दी से देखिए। फॉर सक्सेसफुल सीड जर्मिनेशन दे 3 की कंडीशन आर नीडेड, वाटर, ऑक्सीजन एंड सूटेबल टेम्परेचर। ठीक है, जर्मिनेट करने के लिए 3 कंडीशन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं वो ये होती हैं। अब वाटर को थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, जैसे सीड नीड वाटर इन बिकेम हाइड्रेट, दिस प्रोसेस सॉफ्टन द सीड कोट अलाउिंग द एम्ब्रियो टू एनरिच एंड आल्सो कल्टिवेट एंजाइम नेसेसरी फॉर ग्रोथ। तो जो सीड होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, सीड कोट अलाउ करता है एम्ब्रियो को एमर्ज करने के लिए, एंड आल्सो एक्टिवेटेड द एंजाइम नेसेसरी फॉर ग्रोथ, और उन सभी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो ग्रोथ करने के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑक्सीजन, सीड नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन जरूरी होता है क्योंकि जिस तरह हम सांस लेते हैं उसी तरह पौधे भी सांस लेते हैं, है ना। और ये क्या होता है, एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस होती है फ्रॉम शॉर्टेड फूड, और ऑक्सीजन से वो क्या करते हैं, अपने खाने को भी बनाते हैं, स्टोर्ड फूड, खाने को स्टोर करके रखते हैं। दिस एनर्जी इज क्रूशियल फॉर सीडलिंग ग्रोथ, और ये एनर्जी किस में चाहिए होती है उनको, सीडलिंग यानी कि उनको ग्रो करने के लिए। सूटेबल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा तो पौधा ग्रो नहीं करेगा, इसलिए टेम्परेचर भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए टेम्परेचर हाई एंड लो भी हो जाता है ना, तो उस वजह से भी पौधे मर जाते हैं, इसलिए सूटेबल टेम्परेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन में आपको सीड का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। तो देखिए, एक जो सीड होता है ना उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, ए सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कोटिलिडन्स, ये ही 3 मेन पार्ट्स होते हैं। जो सीड कोट होते हैं वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, एम्ब्रियो को। ठीक है, विच कंटेन बेबी प्लांट, और उसमें ही बेबी प्लांट होता है। कोटिलिडन्स स्टोर फूड, और जो कोटिलिडन्स होते हैं वो बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करके रहते हैं ताकि उसको बाद में डेवलप करने के लिए काम में आ सके। अब यहाँ पे डिटेल में लिखा है अपन ने सीड कोट, दिस इज आर आउटर कवरिंग। जो सीड कोट होता है वो सीड की आउटर कवरिंग होता है, जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको सीड कोट बोलते हैं। द सीड लाइक ए प्रोटेक्टिव स्किन, और वो एक प्रोटेक्टिव स्किन की तरह होती है। जैसे हार्श वेदिसन कंडीशन होती है तो उसमें वो जो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्लांट होता है उसको बचाती है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है मैंने। ठीक है, जो हार्श कंडीशन होती है ना उनमें उसको हेल्प करती है, बचाती हैं। अब एम्ब्रियो के लिए डिटेल लिखा है, दिस इज़ द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। ये एम्ब्रियो क्या होता है, बेबी प्लांट होता है जो सीड के अंदर होता है, और इसमें टीनी रूट्स होती हैं, रेडिकल एंड टीनी शूट कॉल्ड द प्लूमेल। जो पार्ट होते हैं रेडिकल एंड प्लूमेल, इनके बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो मैंने बीन्स का जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है उसी को डिटेल में करा हुआ है। अगर आप किसी और सीड का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, उसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो ये आंसर अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। अब कोटिलिडन्स का भी देख लीजिए, ये रफली डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, दीज आर द फूड स्टोर पार्ट ऑफ द सीड। तो जो कोटिलिडन्स होते हैं वो फूड स्टोर करके रखते हैं ताकि जो प्लांट्स है वो बढ़ने में उसको हेल्प मिल सके, उसको न्यूट्रिशन उपलब्ध हो सके। देखो, सम सीड लाइक बीन्स कोटिलिडन आर द फ्लरी पार्ट्स स्टोर फूड। जो कुछ बीन्स जैसे कुछ सीड्स होते हैं, जैसे बीन्स हो गया, है ना, और क्या हो गया आपका पीस हो गया, तो इनमें क्या होता है, फूड स्टोर करके रखते हैं कोटिलिडन्स। और कुछ अदर सीड जैसे कॉर्न, एंडोस्पर्म, स्पेयर स्ट्रक्चर दैट स्टोर फूड, सेपरेट स्ट्रक्चर दैट स्टोर फूड। तो इनका अलग से स्ट्रक्चर होता है, उनमें एक ही कोटिलिडन्स होता है, तो उन्हें मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं ना, हम पढ़ चुके हैं पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
व्हाट आर द डिफरेंट वेज बाय विच फार्मर कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स। तो इसका आंसर भी देख लीजिए, मेरा गला दर्द कर रहा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ ना। इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका आंसर आप खुद से बना सकते हैं। अगला करते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, सीड डिस्पर्सल बाय विंड आर लाइट एंड स्मॉल। तो इनके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको रीज़न देना है। तो देखते हैं, तो देखिए पहले वाला का देखिए आप, सीड डिस्पर्सल बाय द विंड आर टिपिकली लाइट एंड स्मॉल टू अलाउ टू इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट बाय एयर करंट। तो देखिए जो छोटे जो सीड्स होते हैं वो लाइट होते हैं वेट में, है ना, हल्के होते हैं, तो हवा के द्वारा वो आसानी से उड़ा लिए जाते हैं। और उनका जो स्मॉल साइज है वो उनको अलाउ करता है उड़ने के लिए, है ना, हवा में आसानी से उड़ सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कवर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंग द चांस ऑफ फाइंडिंग सूटेबल, और वो ज़्यादा दूर तक उड़ा लिए जाते हैं तो उनके चांस होते हैं, सूटेबल कंडीशन उनको मिल जाती है जिसकी वजह से उनके जर्मिनेशन होता है, ठीक है, और वो पेरेंट प्लांट से दूर कहीं ग्रोथ करने में सक्षम होते हैं। सेकंड दिया हुआ है, डिस्पर्सल ऑफ सीड इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इसके लिए रीज़न आप लिख सकते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट प्लांट के नीचे सारे सीड्स अगर ग्रो करने लगेंगे तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, है ना, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए, सनलाइट के लिए, है ना, रिसोर्सेज। तो क्या होगा, तो उनमें क्या होगा, सारे प्लांट्स हेल्दी नहीं हो पाएंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, है ना, ओवर क्राउडिंग हो जाएगा उनमें सब में। इसीलिए उनको खुद को स्टैब्लिश करने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये रीज़न आप लिख सकते हैं। फार्मर्स ऐड फर्टिलाइज़र और मैन्योर टू द फील्ड। तो फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं अपने सॉइल में, क्यों करते हैं, ताकि जो फर्टिलिटी है उनको इन्हेंस कर सके और अच्छी जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करा सके प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। एंड इंक्रीज क्रॉप यील्ड, और अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, ताकि फार्मर जो है अपनी जो सॉइल की क्वालिटी है उसको भी बढ़ा सके और अपनी फसल को भी इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है ना। तो मैं ज़्यादा अच्छे से अगर क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे गले में दर्द है। अगला जो चैप्टर है कि आई होप मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, है ना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।